क्या तुम बोलने वाले हो या नहीं? बोलोगे या नहीं? हाँ, क्या बोलूं? पहले सवाल तो पूछो, तभी पता चलेगा क्या कहना है। मैं गलती से एक फीमेल प्रोटैगोनिस्ट नॉवेल में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और वहां का बेकार सा मेल लीड बन गया। सिस्टम ने मुझसे कहा कि घर वापस जाने के लिए मुझे फीमेल लीड से 100 बार माफी मंगवानी होगी। इसलिए सबसे पहला काम मैंने ये किया कि फीमेल लीड को छत की बलियों से लटका दिया और लगातार कोड़े मारने लगा। जब मैं उसे इतना पीट चुका था कि वो बेहोश हो गई, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उससे माफी मांगने को कहा ही नहीं था। जिस दिन मैं यहां आया उसी दिन मुझे मम्मी की तरह कसकर बांधा गया था और एक सुनसान फैक्ट्री में फेंक दिया गया था। मेरे पास ही एक और आदमी भी उतनी ही मजबूती से बंधा हुआ था। वो इस नॉवेल का ग्रीन टी मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर था। ये साबित करने के लिए कि फीमेल लीड मुझसे प्यार करती है या उससे, उसने पूरा किडनैपिंग ड्रामा खुद प्लान किया था। किडनैपरों ने जब सुचिंग युए को फोन किया तो वो और मेरी बचपन की दोस्त यू यिंगिंग दोनों साथ में वहां पहुंच गईं। थोड़ी ही देर बाद वहीं पुराना 2 में से एक चुनने वाला सीन शुरू हो गया। इन दोनों में से तुम सिर्फ एक को बचा सकती हो। दूसरे को नदी में फेंक दिया जाएगा ताकि मछलियां उसे खा जाएं। सुचिंग युए, मुझे बचाओ। माफ करना यचन, मैं बैदा को चुनती हूं। तुम एहसान फरामोश औरत, मैंने तुम्हारी कंपनी में निवेश किया। हमारा घर मैंने खरीदा। तुम्हारे शरीर पर जो कपड़ा है उसका एक एक धागा मैंने खरीदा है। फिर भी तुम किसी और को बचाने जा रही हो। तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर है? बधाई हो होस्ट, टास्क प्रोग्रेस 1% पर पहुंच गई है। फीमेल लीड की 99 माफियाओं अभी बाकी हैं। तुम मुझे बधाई दे रहे हो? इस हालत में मुझे बांधकर नदी में फेंका जा रहा है। ऐसे में तो वर्ल्ड चैंपियन तैराक भी नहीं बच पाएगा। बच्चे, अब निकलने का समय आ गया। यिंग यिंग, मुझे बचाओ। ये चैन, लगता है मैं तुम्हें गलत समझती थी। बैदा को देखो, वो भी डरा हुआ है, लेकिन उसने एक शब्द तक नहीं कहा। और एक तुम हो, स्वार्थी और चालाक, इतना दयनीय चेहरा बना रखा है। जो भी तुम्हें देखेगा तुम्हें नहीं चुनेगा भाई। हम सब यहां सिर्फ पैसे कमाने आए हैं। किसी की जान लेना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे खोल दो, मैं खुद तैरकर किनारे पहुंच जाऊंगा। ऐसा करने से तुम्हें जी बोडा का बाकी पैसा भी मिल जाएगा और मैं ऊपर से 100 मिलियन और दूंगा। क्या कहते हो? बच्चा सही बात कर रहा है। मुफ्त का पैसा छोड़ना भी गुनाह है जी। बोडा के बचने के बाद सुचिंग युए और यू यिंग यिंग उसे कसकर गले लगाकर रोने लगीं। मुझे पानी में गिरते हुए उन्होंने देखा तक नहीं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ही उन्हें अचानक याद आया कि मुझे भी बचाना है, लेकिन तब तक मैं नदी के किनारे तक तैरकर पहुंच चुका था और एक राहगीर का फोन लेकर पुलिस को कॉल भी कर चुका था। पुलिस स्टेशन में मेरा बयान सुचिंग युए और बाकी लोगों के बयान से बिल्कुल अलग था। सब सुनने के बाद पुलिस ने उन्हें जमकर डांटा और फिर हमें जाने दिया। ये चैन, माफ करना, इस बार तुम्हें बहुत अन्याय सहना पड़ा। मैं बाद में इसकी भरपाई करूंगी। क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ प्यार ही भरा है? तुम्हें कानून की जरा भी समझ नहीं है। तुमने इतनी आसानी से झूठा बयान दे दिया। पता भी है झूठी गवाही देने के क्या नतीजे होते हैं। बोडा किसी किडनैपिंग केस या ऐसे स्कैंडल में नहीं फंसना चाहता था। इससे उसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले करियर पर असर पड़ता। इसीलिए हमने अपने बयान एक जैसे रखे और तय किया कि कुछ समय के लिए सारा दोष तुम पर डाल देंगे। ठीक है, फिर जो पैसा मैंने तुम्हें बिजनेस शुरू करने के लिए दिया था उसे शेयर में बदलकर मुझे वापस दे दो। इसका क्या मतलब है? उस समय तुम्हारे पास एक पैसा नहीं था। अगर मैंने शुरुआती पूंजी न दी होती तो क्या तुम आज यहां तक पहुंच पाती? मैं तुम्हें शेयर नहीं दे सकती। अगर ऐसा किया तो कंपनी में मेरी हिस्सेदारी बहुत कम हो जाएगी और कंपनी की स्थिरता पर असर पड़ेगा। मैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। जब तक मेरे हाथ में पूंजी आ जाती है मैं सीधे फीमेल लीड का कॉम्पिटिटर बन जाऊंगा। उसके प्यार में अंधे दिमाग के साथ वो मुझसे कैसे मुकाबला करेगी? मुझे डर था कि कहीं वो अपना फैसला न बदल दे। इसलिए मैंने फिर से सुचिंग युए का हाथ पकड़ लिया। चिंग युए, मैं तुम्हारे पैसों का लालची नहीं। बस तुम्हें अकेले इतना मेहनत करते देखकर मैं भी एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं तुम्हारा डाउनस्ट्रीम सप्लायर बनूंगा। पति पत्नी मिलकर वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे। हम कंपोनेंट्स की लागत कम कर देंगे। इस तरह मार्केट में हमारी प्रतिस्पर्धा और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं उसे जल्दी से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। फोन उठाते ही जी बाता के रोने की आवाज सुजिंग यू के कानों में पड़ी। उसका दिल तुरंत घबरा गया। बाता, घबराओ मत, मैं अभी आ रही हूं, वहां पहुंचकर बात करते हैं। यह कहकर वो बिना पीछे देखे तुरंत निकल गई और मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा रह गया।
सच कहूं तो जब मैंने जी बाता को रोते हुए सुना तब मैं सूचिंग यू से भी ज्यादा घबरा गया था। कहावत क्या है, जब किसी फीमेल प्रोटैगोनिस्ट नॉवेल में ग्रीन टी कैरेक्टर कोई हरकत करता है तो मेल लीड की जान पर बनाती है। मन में बुरा अंदेशा होने लगा, इसलिए मैंने तुरंत घर के सिक्योरिटी कैमरे का एंगल बदल दिया। साथ ही मैं किचन में गया, एक फ्रूट नाइफ उठाई और उसे सोफे के कुशन के नीचे छिपाकर सुरक्षित रख दिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सू चिंग युए सच में गुस्से से भरी हुई वापस आ गई। उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे। चिंग युए, क्या हुआ? क्या तुम पैसे ट्रांसफर करने आई हो? कौन से पैसे? तुमने जी बाटा पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने तुम्हारा किडनैपिंग करवाया था। वो इतना परेशान हो गया कि लगभग बिल्डिंग से कूदने वाला था। चिंग युए, जिस पल मुझे किडनैप करके नदी में फेंका गया था उसी के बाद मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया था। मैं तो उसके बाद से लगातार तुम्हारे साथ ही था। जरा अपना दिमाग तो चलाओ, मेरे पास उसे फंसाने का समय कहां से आता? बाता ने तो लगभग अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश कर ली थी। क्या वो सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाएगा? आदमी पकड़ो इसे। बाटा का गुस्सा शांत करना है, मैं इसे 100 कोड़े लगवाऊंगी। तुम लोग प्रोफेशनल हो, एक सुंदर लड़के से डर क्यों रहे हो? अभी करो। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? क्या बस अपनी गलती मान लेने से तुम्हारी जान चली जाती? तुम्हें इस हालत में देखकर मैं सच में बहुत डर गई थी। ये सब नाटक किसके लिए कर रही हो? ये छोटे मुझे किस जानवर ने दी हैं? क्या तुम्हें अपने दिल में अच्छी तरह नहीं पता? क्या ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था? इसी वजह से मैंने बॉडीगार्ड से कहा था कि तुम्हें थोड़ा सबक सिखाएं। अब कहने को कुछ नहीं बचा। मैं सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग पुलिस को देने वाला हूं। तुम लोगों को लेकर यहां आई और मुझ पर हमला करवाया। मैं इस बात को बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये चेन, तुम्हें तो बस पैसे चाहिए ना? अभी मेरी कंपनी के 81% शेयरों की आधी मार्केट वैल्यू लगभग 70 मिलियन है। मैं तुम्हें सीधे 100 मिलियन दे देती हूं। क्या हम इस मामले को यहीं खत्म नहीं कर सकते? मुझे आज दोपहर तक पैसे चाहिए और तुम्हें एक लिखित एग्रीमेंट पर साइन करना होगा जिसमें साफ लिखा होगा कि इस रकम में से 70 मिलियन मेरी शुरुआती निवेश राशि की वापसी है और बाकी 30 मिलियन जानबूझकर किए गए हमले का मुआवजा है। मुआवजा कोई समस्या नहीं। उसी दिन सू चिंग युए ने तुरंत मेरे साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया। दोपहर तक उसने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलते ही मैंने अपने बड़े भाई ये फैन और अपने अच्छे दोस्त लिन ली को अस्पताल बुला लिया। जैसे ही लिन ली कमरे में आया उसने मुझे पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, ठीक है, अभी सबसे जरूरी काम यह है कि तुम लोग मेरे लिए कुछ बॉडीगार्ड्स का इंतजाम करो। इन 2 घटनाओं से मैंने एक बात अच्छी तरह सीख ली थी। मुझे जो नुकसान हुआ उसकी वजह यह थी कि मेरे पास ना पैसा था और ना बॉडीगार्ड्स। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बॉडीगार्ड्स रख सकता था। अगर मेरे पास बॉडीगार्ड्स होते तो मेरा किडनैप नहीं होता और न ही मेरी पिटाई होती। बॉडीगार्ड्स मिलने के बाद मैंने आराम से अस्पताल में रिकवरी शुरू कर दी। फिर मैंने तुरंत अपने वीचैट मोमेंट्स, वेबो और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह खबर डाल दी कि मेरा और सू चिंग युए का ब्रेकअप हो चुका है। मैंने एक लंबी पोस्ट लिखी, 3rd रेट एक्टर जी बाटा किसी और के रिश्ते में दखल देता है और एक घटिया औरत के साथ मिलकर असली मंगेतर की पिटाई करवाता है। पोस्ट के साथ मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट, छोटों की तस्वीरें और सू चिंग युए द्वारा साइन किया गया मुआवजे वाला एग्रीमेंट भी लगा दिया। यह मामला बेहद तेजी से वायरल हो गया। अनगिनत शेयर एंड कमेंट्स आने लगे। हर कोई जी बाता और सू चिंग युए को बुरी तरह कोस रहा था। जी बाता इतना डर गया कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। वो हर दिन सू चिंग युए के सामने अपनी ग्रीन टी वाली मासूम एक्टिंग करता और खुद को पीड़ित दिखाता रहता। उधर सू चिंग युए और यू यिंगिंग मुझे ढूंढते हुए अस्पताल पहुंच गई। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें पहले ही 100 मिलियन युआन दे दिए थे। क्या तुमने मामला खत्म करने की बात नहीं मानी थी? ब्रदर ये चेन, तुम बदल गए हो। तुम बहुत छोटे दिल के हो गए हो। तुम अब बिल्कुल अजनबी जैसे लगते हो। मैंने कब कहा था कि मामला खत्म हो गया? मैंने सिर्फ तुम्हारी माफी स्वीकार की थी। चेन, हमारी तो सगाई हो चुकी है। क्या तुम्हें सच में सबकी जिंदगी खराब करके ही सुकून मिलेगा? क्या तुम अब मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते? अगर पहले वाला ये चेन होता तो इस समय मीठी बातें करके उसे मना लेता, लेकिन अब मुझे इन दोनों को ऐसा सबक सिखाना था जो वो कभी ना भूलें। क्या तुम्हारा दिमाग पीछे की तरफ उगाया है? मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुका हूं और तुम अभी भी शादी की बात कर रही हो? क्या सपना देख रही हो? दुनिया का कौन सा आदमी इतना बेवकूफ होगा जो उस औरत से शादी करेगा जो बॉडीगार्ड्स लाकर उसकी पिटाई करवाती है? चेन, पहले जो हुआ उसके लिए माफ कर दो। क्या हम फिर से साथ नहीं हो सकते? मैं वादा करती हूं कि अब से जी बाता से दूरी बनाकर रखूंगी।
मैं तुम्हारी वजह से तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होने दूंगी। तुम आखिर बकवास क्या कर रही हो? तुम जीबाता से दूरी कैसे बना सकती हो? तुम दोनों घटिया लोग हो। बेहतर है हमेशा के लिए एक दूसरे से चिपके रहो। चिंता मत करो, तुम लोगों ने जो भी किया है उसका एक एक हिसाब मैं चुकाऊंगा। ये चेन, इन दोनों शोर मचाने वाली मुर्गियों को यहां से बाहर निकालो। इनकी वजह से मेरा सिर घूम रहा है। अरे मुझे हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ का केस कर दूंगी। दरवाजा बंद होते ही आखिरकार दुनिया शांत हो गई। मैंने सूचिंग यूए की कंपनी पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसकी कंपनी मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक टूथब्रश और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बनाती थी। अगर मैं भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बिजनेस में उतरकर उससे प्राइस वॉर शुरू कर देता तो उसे हराने की संभावना काफी थी, लेकिन वो तरीका बहुत धीमा होता। इसलिए मैंने सुचिंगुआ के प्रतियोगियों से संपर्क करना शुरू कर दिया और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप भी तैयार करने लगा। चिंगहुआ कॉस्मेटिक्स की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी हुआयोंग कॉस्मेटिक्स थी। उसकी सीईओ शेन युआन युआन भी काफी खूबसूरत महिला थी। मैंने घुमाकर बात नहीं की और सीधे निवेश का प्रस्ताव रख दिया। प्रेसिडेंट शेन, मैं 50 मिलियन युआन निवेश करना चाहता हूं और बदले में आपकी कंपनी के 30% शेयर चाहता हूं। मिस्टर ये, क्या मैं जान सकती हूं कि आप कंपनी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? हम पार्टनर चुनते समय सिर्फ पैसे नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि शेयर होल्डर कंपनी के लिए क्या योगदान दे सकता है। कम समय में मैं आपकी बिक्री दोगुनी कर सकता हूं और लंबे समय में मैं आपके प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर सकता हूं ताकि वे मार्केट में कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाए। मिस्टर ये, आपके साथ काम करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। अगले दिन जब सू चिंगहुआ और यू इंगिंग अभी भी जी बाटा के साथ प्यार भरे माहौल में व्यस्त थीं, तब मैंने लिनलेई से लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा सेटअप तैयार करवा लिया। फिर मैंने वेइबो पर लाइव स्ट्रीम की, घोषणा पोस्ट कर दी। ये देखते ही जी बाटा घबरा गया। अब क्या करें? ब्रदर इन लॉ ने कहा था कि वो लाइव स्ट्रीम करेगा। वो जरूर मुझे फिर से फंसाने की कोशिश करेगा। घबराओ मत, हम अभी उसके पास चलते हैं। हाल के दिनों में ब्रदर इन लॉ बहुत डरावना हो गया है। क्या उसके दिमाग में सच में कुछ गड़बड़ हो गई है? सिस्टर चिंगहुआ, क्यों ना हम उसे किसी मानसिक अस्पताल में भेज दें? उसे कुछ समय आराम करने और ठीक होने का मौका मिल जाएगा। पहले उससे बात तो कर लेते हैं, फिर फैसला करेंगे। बात करने की क्या जरूरत है? देखो उसने बाटा को कितना परेशान किया है। सीधे उसे वहां भेज दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। इन तीनों ने मेरी पीठ पीछे चुपचाप मेरे लिए मानसिक अस्पताल तक तय कर दिया था। उधर मैं पूरी गंभीरता से अपनी लाइव स्ट्रीम की स्क्रिप्ट याद कर रहा था। मेरा इरादा था कि उस घटिया जोड़ी की बदनामी को एक नए स्तर तक पहुंचा दूं। सू चिंगहुआ ने सबसे पहले मुझे फोन किया, लेकिन उसे पता चला कि उसका नंबर ब्लॉक किया जा चुका है। फिर उसने मैसेज भेजने की कोशिश की, मगर वहां भी वही हाल था। इसके बाद उसने यू यिंगयिंग का फोन इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा बिल्कुल वही निकला। इस कमीने ने हमारे सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जब वो लोग बॉडीगार्ड्स लेकर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मैंने उनसे भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स रख लिए हैं। 4 नीचे तैनात थे और 4 सीधे मेरे कमरे के बाहर खड़े थे। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तुरंत रोक दिए गए। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मैं ये चैन की मंगेतर हूं। क्या मैं बस थोड़ी देर उससे मिल नहीं सकती? मिस्टर ये की कोई मंगेतर नहीं है, वो इस समय सिंगल है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ और जाकर अच्छी तरह छिप जाओ। मिस्टर ये की चोटें ठीक होते ही वो तुम सबका हिसाब बराबर करेंगे। यू यिंगिंग फिर भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती रही। जब लिनलेई ने उसे रोका तो उसने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। लिनलेई का स्वभाव पहले से ही गर्म था। उसने तुरंत पलटकर थप्पड़ जड़ दिया। अगले ही पल दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए। कुछ ही सेकंड में पूरी लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में मेरी तरफ लोगों की संख्या ज्यादा थी और हमने बढ़त हासिल कर ली। यू यिंगिंग का चेहरा इतना सूज गया कि पहचानना मुश्किल हो गया। नीचे हो रहे हंगामे पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। समय होते ही मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। हेलो दोस्तों, मैं सू चिंगयुए का पूर्व प्रेमी हूं। जीबादा ने सू चिंगयुए के साथ मिलकर मुझे गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया था। उन्होंने मुझ पर हमला भी करवाया। आज तक मुझे उन दोनों में से किसी एक से भी एक सच्ची माफी नहीं मिली है। इसके बावजूद जीबादा ने सच को उल्टा घुमाकर मुझ पर ही झूठे आरोप लगाए और कहा कि मैं पहले उसके खिलाफ अफवाहें फैला रहा था। तो फिर ठीक है, मैं मिस्टर जीबादा को खुला निमंत्रण देता हूं कि वो मेरे
खिलाफ मुकदमा कर दें। मैं हर कानूनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। शुरुआती बातों के बाद मैंने सीधे अपनी शर्ट उतार दी। मेरे शरीर पर जगह जगह चाकू और मारपीट के निशान दिखाई दे रहे थे। कमेंट सेक्शन तुरंत फट पड़ा। हर कोई मेरे लिए सहानुभूति दिखा रहा था और जीबादाव उसके साथियों को गालियां दे रहा था। क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, अपने ही मंगेतर की पिटाई किसी और आदमी के लिए करवाना? सुचिंग युए तो आधुनिक पान जिनलियन निकली और ये जीबादा भी कम नहीं है। डेब्यू के बाद से ही हर तरह की सेलिब्रिटीज के साथ इसका नाम जुड़ता रहा है। किसे पता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बाहर भी ये इतनी महिलाओं को बहका रहा है। कमेंट्स इतनी तेजी से आ रहे थे कि गिनना मुश्किल था। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे मुझे ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही। फिर मैंने एक खास कमेंट जोर से पढ़कर सुनाया। मेरा सुझाव है कि हम सब मिलकर चिंहुआ कॉस्मेटिक्स का बहिष्कार करें, उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दें। तब उस घटिया औरत के पास अपने खिलौना लड़के को पालने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैंने यही कमेंट क्यों पढ़ा? क्योंकि ये कमेंट मैंने खुद किसी से डलवाया था आज कि लाइव स्ट्रीम का यही सबसे बड़ा उद्देश्य था। वार वहीं करना चाहिए जहां सबसे ज्यादा असर हो, और सांप को मारना हो तो उसके सिर पर वार करना पड़ता है। जब तक मैं सू चिंहुआ की आर्थिक ताकत को खत्म नहीं कर देता, तब तक उन्हें पूरी तरह नहीं तोड़ सकता था। इसीलिए मैंने चिंहुआ कॉस्मेटिक्स के बहिष्कार को लेकर चिंता जताने का नाटक किया। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फैक्ट्री सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती। अगर चिंहुआ कॉस्मेटिक्स सच में बंद हो गई तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। मैं अपनी निजी दुश्मनी की वजह से बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरे ये शब्द सुनते ही लाइव स्ट्रीम में तारीफों की बाढ़ आ गई। मुझे ये इंसान बहुत पसंद है। स्ट्रीमर की सोच कितनी अच्छी है। हे भगवान, अब मैं सोच भी नहीं सकती कि सू चिंहुआ कैसी इंसान होगी। इतने अच्छे मंगेतर को छोड़कर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी घर तोड़ने वाले आदमी के पीछे भाग रही है। अरे स्ट्रीमर, तुम किसी दूसरी कॉस्मेटिक्स कंपनी के साथ काम कर सकते हो, उनके लिए लाइव सेल्स करो। अगर चिंहुआ कॉस्मेटिक्स बंद हो जाए तो तुम्हारा पार्टनर उन कर्मचारियों को नौकरी दे सकता है। मुझे दूसरी कॉस्मेटिक्स कंपनी ढूंढनी चाहिए। यह तो बहुत अच्छा सुझाव है, बस मुझे नहीं पता कि कोई कंपनी मेरे साथ काम करना चाहेगी या नहीं। मेरी बात खत्म होते ही शेन युए ने तुरंत हुआयांग कॉस्मेटिक्स के ऑफिशियल अकाउंट से मुझे लगातार कई कार्निवल गिफ्ट्स भेज दिए। फैंस ने तुरंत उनकी तारीफ शुरू कर दी और सबने हमें साथ काम करने के लिए कहना शुरू कर दिया। इसलिए लाइव स्ट्रीम खत्म होते ही शेन युए ने हुआयांग कॉस्मेटिक्स के आधिकारिक नाम से मेरे साथ साझेदारी की घोषणा जारी कर दी। बेशक ये सब सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था। असल में मैं और शेन युए काफी पहले ही साझेदारी का समझौता कर चुके थे। कुछ दिनों बाद मैंने और शेन युए ने साथ में लाइव स्ट्रीम की। शेन युए ने बड़ी खुशी से सभी दर्शकों का स्वागत किया और पूरा चैट उसके समर्थन में भर गया। स्क्रीन पर लगातार गिफ्ट्स आते रहे। उस एक लाइव स्ट्रीम की कुल बिक्री 40 मिलियन युआन से भी ज्यादा रही। ये हुयांग कॉस्मेटिक्स की पिछले 3 सालों की कुल कमाई के बराबर थी। शेन युए इतनी खुश थी कि उसकी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। वो मुझे अपना लकी स्टार कहने लगी। लेकिन दूसरी तरफ सू चिंहुआ की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी कंपनी के शेयर लगातार 2 दिनों तक लिमिट डाउन पर पहुंच गए। कंपनी के बहिष्कार के बाद प्रोडक्ट्स की बिक्री लगभग पूरी तरह रुक गई। आखिरकार उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे मजबूर होकर मेरे पास आकर मदद मांगनी पड़ी। ये चैन, अगर तुम नाराज हो तो उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। तुम मेरे मंगेतर हो, फिर भी किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर मेरे खिलाफ खड़े हो गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम हद से आगे बढ़ रहे हो? मैंने आखिर किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्या मैंने उसके साथ मिलकर तुम्हारी पिटाई करवाई या किसी को पैसे देकर तुम्हारा किडनैप करवाया और नदी में फेंकवा दिया? वो तो बस प्रेमियों के बीच का एक मजाक था, हमारे रिश्ते को और करीब लाने का एक तरीका था। तुम दोनों चीजों की तुलना कैसे कर सकते हो? मुझे अब तुमसे बहस नहीं करनी। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, उस दिन मेरे पास एक चमड़े का कोड़ा और कुछ रस्सियां लेकर आना। तुम मुझे 100 बार कोड़े मारना चाहती थी ना? मुझे भी वही एहसान लौटाने दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब यहां से निकलो। इसके बाद के दिनों में मैंने इंटरनेट पर लगातार
जी बाता की दोहरी सच्चाई और दूसरों के रिश्ते तोड़ने वाली हरकतों को उजागर करना शुरू कर दिया। कुछ सबूत, चैट के स्क्रीनशॉट थे और कुछ घर के सिक्योरिटी कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग थी। पूरा इंटरनेट हिल गया। मेरे द्वारा डाले गए पक्के सबूतों के सामने जीबाता के पास सफाई देने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो सिर्फ सू जंग यू के पास जाकर रो सकता था। क्या तुम बस देखते रहोगी जबकि तुम्हारा मंगेतर मेरे बारे में ऐसी बातें कह रहा है? मेरा करियर अभी उड़ान भरना शुरू ही हुआ था और उसने उसे सीधे बर्बाद कर दिया। मेरी मैनेजमेंट कंपनी मुझे साइडलाइन करना चाहती है। जिन ब्रांड्स को मैं एंडोर्स करता हूं वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का हर्जाना मांग रहे हैं। मैंने जिंदगी भर जितना कमाया है वो भी इस नुकसान को भरने के लिए काफी नहीं होगा। यह सुनकर सुचिंग युए का दिल दुख गया। उसने तुरंत कहा कि वो सब संभाल लेगी। उसी रात सुचिंग युए एक रस्सी और चमड़े का कोड़ा लेकर मेरे पास आई। मैंने बिना कुछ कहे उसे बांध दिया। डॉक्टर तैयार है, चिंता मत करो। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, मैंने अस्पताल का बेड भी तैयार करवा रखा है। तो बताओ, बोलोगी या अभी भी नहीं बोलोगी? क्या बोलूं? पहले पूछोगे तो पता चलेगा। क्या कहना है? क्या तुम मानती हो कि तुम गलत थी? हाँ, मैं गलत थी। और जब कोई गलती करता है तो क्या करता है? वो माफी मांगता है। और माफी कैसे मांगते हैं? मुझे माफ कर दो। जोर से। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये चन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। माफी मांगती रहो। मुझे माफ कर दो। फिर से, मुझे माफ कर दो। मैं सच में माफी चाहती हूं। देखा सिस्टम, एक असली आदमी मिशन ऐसे पूरा करता है। मिशन प्रोग्रेस 61% टॉस्ट, पीसी 2%। चेतावनी, चेतावनी, होस्ट को जानबूझकर डेटा में हेरफेर करते हुए पाया गया है। मिशन प्रोग्रेस अस्थायी रूप से रोक दी गई है। कमीने सिस्टम, इसका क्या मतलब है कि मैं डेटा में हेरफेर कर रहा हूं? काउंटर वापस चालू करो। होस्ट, अब सिर्फ फीमेल लीड की सच्ची माफी ही गिनी जाएगी। तुम उसकी जान और सुरक्षा का दबाव बनाकर माफी मंगवा रहे हो। यह नियमों का उल्लंघन है। मैंने मिशन काउंटर में इमोशन डिटेक्शन फीचर जोड़ दिया है। कमीने सिस्टम, बस देखता जा। देख कि वो सच में दिल से माफी मांग रही है या नहीं। सुचिंग युए, क्या तुम मानती हो कि तुम गलत थी? चेन, मैं गलत थी। मुझे सच में एहसास है कि मैं गलत थी। तुम सिर्फ मुंह से तो नहीं कह रही, जबकि दिल से अब भी नहीं मानती। बताओ, तुमने क्या गलती की? मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ स्पष्ट रिश्ता नहीं रखना चाहिए था, जबकि मेरा मंगेतर पहले से था। मुझे बार बार तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था और मुझे जीबदा की बातों में आकर तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैं सच में गलत थी। चैन, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सबसे भव्य शादी देना चाहती हूं। मैं तुम्हारी सबसे खूबसूरत दुल्हन बनना चाहती हूं। मैं तुम्हें अपना सबसे सच्चा प्यार देना चाहती हूं और तुम्हारे बहुत सारे बच्चे चाहती हूं। कमीने सिस्टम, अब मैं इससे फिर माफी मंगवाता हूं। ध्यान से देखना कि यह सच्ची है या नहीं। तो तुम्हें मुझसे क्या कहना चाहिए? चैन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकराया। मैंने तुम्हारी सारी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया। मैं दिल से तुमसे माफी मांगती हूं। सॉरी, 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 सॉरी। मैंने इतने सालों के हमारे प्यार के साथ गलत किया। मैंने उस भरोसे के साथ गलत किया जो तुमने बिना किसी शर्त के मुंह पर किया था। धत्त तेरे की। बस एक और माफी बाकी है। लगता है उसके जागने का इंतजार करना पड़ेगा। ये दुनिया पागल हो गई है। होस्ट, तुम जिस तरीके से मिशन पूरे कर रहे हो उसे इस नॉवेल की दुनिया ही टूट जाएगी। टूटने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। असल कहानी में तुम्हें 100 बार सताया जाना था और फिर टूटे दिल के 7 देश छोड़ देना था। तुम्हारे जाने के बाद ही फीमेल लीड को अपनी गलती का एहसास होता, फिर शुरू होता तुम्हें वापस पाने के लिए उसका गिड़गिड़ाने वाला हिस्सा। लेकिन आखिर में तुम्हें यू यिंगिंग को चुनना था। अब तुमने ये सब करके नॉवेल की 90% कहानी ही काट दी है। तो इसका मतलब 90% कहानी सिर्फ बेकार का खींचा हुआ हिस्सा थी। मुझे परवाह नहीं। जैसे ही वो जागेगी और एक बार और माफी मांगेगी, तुम्हें मुझे घर भेजना होगा। नहीं, कम से कम तुम अंत नहीं बदल सकते। तुम्हें यू यिंगिंग से शादी करनी होगी, तभी तुम यहां से जा सकोगे, वरना यहीं हमेशा के लिए फंसे रहो। अरे, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी तर्क है? तुम खुद मेरे साथ जबरदस्ती जुड़ गए और अपने मन से मिशन देने लगे। चलो उसे छोड़ भी दें। क्या तुम कह रहे हो कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है? ओह, सही है। आखिर ये फीमेल ऑडियंस वाली नॉवेल है। सिस्टम भी वैसा ही निकला। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। यू यिंगिंग से शादी करनी है? ठीक है,
कर लूंगा, बस मुझे यहां से निकलना है, बाकी सब पर बाद में बात कर लेंगे। 1 महीने बाद जी बाता को उसकी कंपनी ने निकाल दिया। उसे लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। एसयू चिंग युए की कंपनी भी हुइयांग कॉस्मेटिक्स ने खरीद ली। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए सु चिंग युए ने कंपनी बेचकर मिला सारा पैसा मुझे दे दिया। जहां तक जी बाता की बात है, वो कर्ज वसूलने वालों से बचता फिर रहा था, उसे हर जगह छिपना पड़ रहा था। उसका गुजारा सिर्फ यू यिंगिंग की मदद से हो रहा था। एक दिन मैं और सु चिंग युए साथ बैठे हुए थे कि तभी जी बाटा का फोन आया। मेरे साथ रहने के बाद सु चिंग युए ने उसकी कॉल्स उठाना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन मैंने फोन उठा लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। चिंग युए, आखिर तुमने मेरा फोन उठा लिया। कर्ज वसूलने वाले मुझे मार डालेंगे, तुम्हें उनका कर्ज चुकाने में मेरी मदद करनी होगी। हेलो चिंग युए, सुन रही हो ना? तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है, तुम क्या कर रही हो? मैं अभी व्यस्त हूं बाता, अभी बात करने का सही समय नहीं है, बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, तुम अपना काम करती रहो, मैं इंतजार कर लूंगी, कोई बात नहीं। जी बाता को डर था कि अगर सु चिंग युए ने फोन रख दिया तो शायद दोबारा बात ना हो पाए, इसलिए वो लाइन पर बनी रही। लेकिन उसे लग रहा था कि सु चिंग युए की आवाज पहले से अलग लग रही है। फिर उसे मेरी आवाज सुनाई दी। ये चैन, तुम घटिया इंसान हो, चिंग युए को छोड़ दो, वो मेरी है। चिंग युए, एक बात बताओ, क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी और यू यिंग की दोस्ती बहुत गहरी है, क्यों ना अब से तुम दोनों सच में एक परिवार की तरह रहो। सु चिंग युए वाला मिशन पूरा करने के बाद मेरी जिंदगी काफी आराम से चल रही थी। मैं ज्यादातर समय उसके साथ बिताता और आराम करता था। जहां तक यू यिंग की बात थी, मैंने जानबूझकर उससे कोई संपर्क नहीं रखा। वो सिर्फ एक मोहरा थी। जिस दिन उसके पास जी बाता का खर्च उठाने के पैसे खत्म हो जाएंगे, वो खुद मेरे पास आ जाएगी। जान, तुमने नहीं कहा था कि हमारी छोटी बहन यू यिंग को भी यहां लाना है? फिर तुम हर दिन मेरे साथ ही क्यों रहते हो? उसे लेने क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरी सबसे प्यारी पत्नी सिर्फ तुम हो। वैसे भी मिशन पूरा होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। उसके बाद जो भी इस कहानी में आएगा, वो इन दोनों फीमेल लीड्स को कैसे संभालेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सु चिंग युए को समझने के बाद मुझे लगा कि असली मेल लीड की हालत सच में खराब रही होगी। सिर्फ सु चिंग युए को संभालना ही आसान नहीं है। जो भी मेरे बाद आएगा, उसकी जिंदगी मुश्किल होने वाली है। ज्यादा समय नहीं बीता था कि यू यिंग आखिर टूट गई। वो जी बाता को लेकर मेरे घर मदद मांगने आ गई। ब्रदर चेन, क्या आप हमें कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? बिल्कुल। एक किस दोगी तो 10 युआन दूंगा। एक गले लगाओगी तो 100 युआन, एक रात साथ बिताओगी तो 1000 युआन, और अगर मुझसे शादी कर लो तो जी बाता का पूरा कर्ज चुका दूंगा। मैं तो आपको अपना सबसे करीबी दोस्त और बड़ा भाई समझती थी। सोचा भी नहीं था कि आप इतने बेशर्म निकलेंगे। जब तुम पढ़ाई कर रही थीं, तब मैंने तुम्हें पढ़ाया। जब नौकरी ढूंढ रही थीं, तब मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम किया। जब तुम बीमार थीं, तब मैं तुम्हारे पास रहा। यहां तक कि घर खरीदने के बाद उसकी मरम्मत तक मैंने देखी। और तुमने क्या किया? जब मेरा झगड़ा इस दोहरे चेहरे वाली जी बाटा से हुआ, तब तुमने बाहर वाले का साथ देकर मुझे ही परेशान किया। और अब तुम मुझसे ऐसी बातें कह रही हो। मुझे चाय तक नहीं पूछी, एक गिलास पानी तक नहीं दिया। यिंग, ब्रदर चेन से बहस मत करो। तुम दोनों बचपन से साथ हो, एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। कृपया मेरी वजह से अपना रिश्ता खराब मत करो। मेरे दिल में तुम दोनों हमेशा एक साथ रहने वाले लोग रहे हो। बाता, ब्रदर चेन और मैं सिर्फ भाई बहन जैसे हैं। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। उनका ये भावुक नाटक सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने तुरंत कर्ज वसूलने वालों को बुला लिया। उनका लीडर ह्यूगी नाम का आदमी था। आते ही उन्होंने जी बाता को घेर लिया। इस महीने की किश्त अभी तक नहीं दी, इस बार तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं, प्लीज मत करो। यिंग, मुझे बचाओ। यिंग, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इस महीने की किश्त मैं भर दूंगी। बच्चे, अगली बार चाय मत भूलना। शादी से पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। क्या? मैं तुमसे शादी कर रही हूं और तुम मुझसे प्रीनअप साइन करवा रहे हो? तुम जैसी लड़कियां मुझे जितनी चाहूं मिल सकती हैं। क्या तुम खुद को आसमान से उतरी देवी समझती हो? शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। जाओ, अपनी बाटा और उसके 30 मिलियन के कर्ज के साथ रहो। और आज जो 100,000 मैंने खर्च किए हैं, वो भी वापस करना। 30 मिलियन के कर्ज का सोचते ही यू यिंग चुप पड़ गई। कर्ज तो कर्ज ही होता है, जैसे मुझे तुम्हारे पैसों की बहुत जरूरत हो। संतुष्ट होकर मैंने एग्रीमेंट रख दिया और सोचने लगा कि आगे उसे कैसे सबक सिखाऊं। सिस्टम के हिसाब से मिशन
पूरा करने के लिए उसका अपनी मर्जी से सहयोग करना जरूरी था, लेकिन उसके स्वभाव को देखकर यह आसान नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं हर दिन सू चिंगयुए के साथ समय बिताता रहा। चिंगयुए, सच बताऊं, असल में मैं पहले ही मर चुका था। क्या? ऐसी बातें मत करो, मैं सच कह रहा हूं। जिस दिन तुम बॉडीगार्ड्स लेकर मुझे पीटने आई थी, उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। उसी समय एक सिस्टम मेरे सामने आया। उसने कहा कि अगर मैं उसके मिशन पूरे कर दूं तो वो मुझे फिर से जीवन दे सकता है। पहला मिशन था तुमसे 100 सच्ची माफिया मंगवाना, वो मेरी जान वापस पाने की कीमत थी। दूसरा मिशन है यू यिंग यिंग से शादी करना, उसे पूरा करने पर मेरे शरीर के सारे निशान ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, कुछ निशान रहे भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ उन्हें मिटाने के लिए तुम्हें दुखी करना सही होगा? आज मैंने यू यिंग यिंग को घर से निकाल दिया है। मैं होटल से बात करके दुल्हन का नाम बदलवा दूंगा। यू यिंग यिंग और जीबाता अपना 30 मिलियन का कर्ज खुद संभालें। मेरी सारी बातें यू यिंग यिंग ने पास ही खड़े होकर सुन ली। उधर सू चिंगयुए रोते हुए मुझसे लिपट गई। चेन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी इंसान थी। मैंने लगभग तुम्हारी जान ले ली थी। चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूं। मैंने सुना है कि तुम यू यिंग यिंग से शादी करने वाले थे। अगर तुम्हारी जिंदगी में और लोग भी आए तब भी मैं जलूंगी नहीं। इस जीवन में बस तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए काफी है। यह छोटा सा नाटक पूरा करने के बाद मैंने घर के स्टाफ से कहा कि यू यिंग यिंग का सारा सामान पैक करके बाहर फेंक दें। मेरा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हो? हमारे मालिक ने साफ कह दिया है, वो अब तुमसे शादी नहीं करेंगे। अब यहां से चली जाओ। मुझे पता था कि यू यिंग यिंग जीबाटा का कर्ज चुकाने के लिए खुद भी कई ऑनलाइन लोन ले चुकी थी, इसलिए मैंने लोन प्लेटफॉर्म से संपर्क किया और उन्हें यू यिंग यिंग से पैसा वसूलने के लिए कह दिया। मिस यू, आपके ऊपर हमारे प्लेटफॉर्म का भुगतान आधे महीने से बकाया है। हम सलाह देते हैं कि आप तुरंत भुगतान कर दें, वरना हमें आपके परिवार और दोस्तों को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। फिर देखते हैं कि क्या वे आपका कर्ज चुकाने को तैयार है। यू यिंग यिंग पूरी तरह सन्न रह गई। उस पर सिर्फ ऑनलाइन लोन का कर्ज नहीं था, उसके ऊपर घर की किस्त और कार लोन भी था। अगर उसने जीबाता की मदद न की होती तो वो आराम से सब चुका सकती थी, लेकिन जीबाता की मदद के लिए 800,000 युआन उधार लेने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि खर्च आमदनी से कहीं ज्यादा हो गया। यू यिंग यिंग चिंता में डूबी हुई थी, लेकिन मेरे पास आने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने जानबूझकर उससे मिलने से इनकार कर दिया। उसी दिन विला में लगी शादी की तस्वीरें हटाकर मेरी और सू चिंगयुए की शादी के निमंत्रण लगा दिए गए। यहां तक कि होटल के बैनरों पर भी दुल्हन का नाम बदल दिया गया था। अब वो सचमुच घबरा गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो इंसान हमेशा उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखता था वो मैं था। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। ये चेन, मैं गलत थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, बस पहले मैं अपनी भावनाएं समझ नहीं पाई। कृपया मुझे एक और मौका दो। लेकिन मेरा उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे लगा उसकी माफी अब भी पूरी तरह सच्ची नहीं थी। मैंने ब्रदर उसे कहा कि वो फिर से जीबाता पर दबाव डाले। जीबाटा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने फिर यू यिंग यिंग को फोन किया। यिंग यिंग, वहां क्या हो रहा है? ब्रदर हु फिर से पैसा मांगने आ गया है। जल्दी से मुझे 100,000 युआन भेजो, नहीं तो वो मेरी उंगलियां काट देगा। लेकिन यू यिंग यिंग के पास पैसे आते कहां से? आखिरकार उसे मुझे फोन करना पड़ा। ये चेन, मैं तुमसे विनती करती हूं, कृपया मुझे एक और मौका दे दो। मुझे फोन करना बंद करो। मुझे डर है कि चिंगयुए कहीं गलत न समझ ले। ये सुनते ही यू यिंग यिंग फूट फूट कर रोने लगी। अब जाकर उसे समझ आया कि जब भी वो मुश्किल में होती थी उसके पास सबसे पहले मैं ही पहुंचता था। लेकिन अब वो मुझे भी खो चुकी थी, इसलिए वो जीबाता के पास गई ताकि ब्रदर ह्यू से कुछ और समय मांग सके और अपना घर बेचकर कर्ज चुका सके। कुछ दिनों बाद यू यिंग यिंग एक प्रॉपर्टी एजेंट के पास पहुंची। उसने घर बेचने का हिसाब लगवाया। एजेंट ने सारी गणना करने के बाद बताया कि रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह गिर चुका है। घरों की कीमतें बहुत नीचे आ गई हैं, इसलिए घर बेचने के बाद भी उस पर बैंक का लगभग 1 मिलियन युआन बकाया रहेगा। यह सुनते ही जीबाता आग बबूला हो गया। अगर तुमने चुपचाप ये चेन से शादी कर ली होती तो क्या बुरा हो जाता? अब देखो क्या हालत हो गई है। हम ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? मैंने शादी इसलिए रोकी क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती थी। जिससे मैं प्यार करती हूं वो तुम हो, वो नहीं।
क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? तुम मुझसे प्यार करती हो? किस चीज से प्यार करती हो? इस घर से जिसकी कीमत आधी रह गई है। बाता, क्या तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया भी था? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम में प्यार करने लायक है ही क्या? तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी गरीबी, या तुम्हारे ऊपर चढ़े कार लोन और होम लोन? जल्दी जाओ और ये चंद से भीख मांगो। उससे कहो मेरा कर्ज चुका दे। अब यहां से निकलो, मुझे काम करना है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जाती हूं, अभी जाती हूं। माफ करना, माफ करना, माफ करना। यू यिंग यिंग की आंखों में आंसू भर आए। अब उसे जी बाटा का असली चेहरा साफ दिखाई दे चुका था। वो प्रॉपर्टी एजेंट के सामने झुक सकता था, ब्रदर ह्यू से डर सकता था, लेकिन उसके सामने हीरो बनने की कोशिश करता था। जी बाटा लगातार उसे तंग करता रहा और कहता रहा कि जाकर ये चंद से पैसे मांगो। लाल आंखों वाली यू यिंग यिंग ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और टैक्सी लेकर सीधे मेरे विला पहुंच गई। उस समय मैं और सूचिंग ये बगीचे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी हमने यू यिंग यिंग को जीबाटा के साथ आते देखा। दरवाजा खुलते ही यू यिंग यिंग सीधे मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। चैन, मैं आज तुमसे माफी मांगने आई हूं। तुम बिल्कुल सही थे। मैं सच में एक एहसान फरामोश इंसान हूं। मैंने जीबाटा जैसे बाहरी आदमी के लिए तुम्हारा विरोध किया। मैं यू यिंग यिंग आज आसमान की कसम खाती हूं, आज के बाद मैं जीबाटा की कभी मदद नहीं करूंगी, जरा भी नहीं। मैं बस यही चाहती हूं कि तुम मुझे अपने से दूर मत करो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें दिए गए दर्द की भरपाई करती रहूंगी। मैं सच में अंधी थी जो जीबाटा जैसे आदमी को पसंद कर बैठी। दफा हो जाओ यहां से, दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। तुम निकम्मे इंसान। तुमने मुझे मारा, मैं उसे बाहर फेंकवा दूंगा। औरतों पर जीने वाला, औरतों का इस्तेमाल करने वाला, और आखिर में उन्हीं पर हाथ उठाने वाला। तुम पूरी तरह बेकार इंसान हो। ये सुनते ही बॉडीगार्ड्स ने जीबाटा को पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। ये छन, मुझे माफ कर दो। मैं सच में माफी चाहती हूं। रोना बंद करो। रोती रहोगी तो सुंदर नहीं लगोगी, और अगर दुल्हन सुंदर नहीं होगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। दुल्हन? कौन सी दुल्हन? यिंग यिंग, सबसे खूबसूरत प्यार वही होता है जिसमें इंसान चाहे जितना दूर चला जाए, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखे तो कोई हमेशा उसका इंतजार कर रहा हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मिशन पूरा करना जरूरी ना होता तो तुम्हारे जैसी औरत को मैं बहुत पहले अपनी जिंदगी से निकाल चुका होता। अब बस उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में शादी आराम से हो जाए, ताकि मैं आसानी से अपनी असली दुनिया में लौट सकूं। उधर नॉवेल की दुनिया वाला ये चन इस समय अपनी ही तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठा अगरबत्ती जला रहा था। चैन, तुम क्या कर रहे हो? हमें डरा मत। मैं अपने पुराने स्वरूप को विदाई दे रहा हूं।